हाल ही में हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ ऑब्ज़र्व करी है कि भारत का जो इंडियन ओशन का इलाका है, इस इलाके में टर्की एक नया एंट्रेंट बन के आज की डेट में उभर रहा है। टर्की बहुत से इंडियन ओशन के कई ऐसे देश हैं, जिनके साथ एंगेज करता हुआ भारत को काउंटर करने की एक रणनीति बना रहा है। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा ये करेंगे कि टर्की आफ्टर ऑल भारत के पीछे क्यों पड़ा है और भारत को किस प्रकार से काउंटर करने की उसकी रणनीति है, उसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें जानने की आवश्यकता ये है कि टर्की हमेशा से एक रीजनल प्लेयर रहा है। रीजनल प्लेयर का मतलब है कि उसका जो रीजन है जहाँ पर वो लोकेटेड है, यूरोप और एशिया के एक मध्य मार्ग में ब्रिज के तहत, उसके आसपास का जो एजियन सी और मेडिटेरेनियन और ब्लैक सी का इलाका है, टर्की हमेशा से उन्हीं इलाकों में अपना दबदबा बना के अभी तक आया है। ये पोजीशन टर्की की 1923 से तब तक लेकर आज तक ऐसी ही परिस्थिति रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हाल ही के समय में टर्की के अंदर ऐसा क्या एम्बिशन पावर आ गया कि जिसकी वजह से वो इतना एम्बिशियस हो रहा है कि अब वो उसको इंडियन ओशन में आना है। इसको जानने के लिए और समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा दशक 2000 में। 2000 के दशक से हम एक बड़ी पेक्यूलियर चीज़ टर्की के बारे में देखते हैं, और वो ये है कि टर्की अपनी नेवी जो है उसको पहली बात तो बहुत ही अग्रेसिव तरीके से मॉडर्नाइज कर रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि 2000 के दशक से टर्की जो है वो अपनी डिफेंस इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाकर अपनी नेवी के साथ साथ आर्म्ड फोर्सेस के प्रोडक्ट्स भी ऐसे बना रहा है जिसको वो लॉन्ग रन में एक्सपोर्ट करना चाहता है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि टर्की आज की डेट में एक मैरीटाइम और टेरिस्ट्रियल पावर बनने का एक सपना लेकर उभरा है, और आज की डेट में इंडियन ओशन में उसका जो प्रेजेंस है, इस चीज़ को वही एक्सप्लेन करता है। 2006 की बात है कि टर्की ने एक नेवल लेवल पर एक डॉक्ट्राइन तैयार किया। इस डॉक्ट्राइन का नाम है मावी वतन। ये जो मावी वतन नामक डॉक्ट्राइन है, इस डॉक्ट्राइन को ब्लू होमलैंड डॉक्ट्राइन के नाम से भी जाना जाता है। टर्की की नेवी का ये मावी वतन यानी कि ब्लू होमलैंड डॉक्ट्राइन अगर हम देखें तो ये टर्की को लीगल, डिप्लोमेटिक, फाइनेंशियल और पॉलिटिकल बैकिंग प्रोवाइड करता है आज की डेट में उसके पूरे के पूरे मैरीटाइम एक्सपेंशनिज्म को जो इंडियन ओशन में देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस मावी वतन डॉक्ट्राइन के तहत टर्की आज की डेट में नेवल एक्सरसाइजेज से लेकर, पोर्ट क्रिएशन से लेकर, नेवल बेसेस बनाने से लेकर दूसरे देशों को नेवल इक्विपमेंट देने की जो पूरी रणनीति है वो मावी वतन के तहत ही हो रही है। सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो टर्की जो है डिफेंस लेवल पर उसने, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उसने इन्वेस्टमेंट कर कर कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स बनाए हैं जिनका वो एक्सपोर्ट करना चाहता है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है TB2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ये जो TB2 अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, ये बड़े एडवांस्ड किस्म के ड्रोन्स हैं। इन ड्रोन्स को टर्की ने सिर्फ बनाया ही नहीं है, बल्कि आज की डेट में आपको जान के शायद बड़ी हैरानी होगी कि टर्की मात्र विश्व का एक पहला ऐसा देश है जिसने एक पूरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि ड्रोन बेस्ड है, जो ड्रोन्स को ऑपरेट करने के लिए स्पेसिफिकली बना है, उसके ऊपर भी काम कर कर उसको भी बनाने की कोशिश चलाई हुई है। इसके साथ साथ अगर आप आज की डेट में ये भी ऑब्जर्व करें कि टर्की का जो एक्सपेंशनिज्म है वो सिर्फ इंडियन ओशन में नहीं बल्कि टेरिस्ट्रियल लेवल पर भी देखा जा रहा है। सेंट्रल एशिया से लेके मिडल ईस्ट से लेकर सब सहारन अफ्रीका तक टर्की ने आज की डेट में अपने देश में एक प्रोजेक्ट चला रखा है जिसका नाम है मिलगम प्रोजेक्ट। मिलगम प्रोजेक्ट के तहत टर्की एक मुहिम ये कर रहा है कि वो नेवल एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए उन चुनिंदा देशों को आइडेंटिफाई कर रहा है, खास करके जिन देशों के भारत के साथ रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पहली बात, अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर टर्की ने इस पूरी रणनीति को मावी वतन से लेके मिलगम प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने के लिए उसने पहली बात तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को अपना बेस बनाया है। अब आपको सुन के ये बड़ा आश्चर्य होगा कि भाई यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तो सऊदी अरेबिया का खासम खास है, उसको बेस बनाने की आवश्यकता क्या हुई। कुछ ही देर में आपको ये जियोपॉलिटिक्स इसके पीछे की भी समझ आएगी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में सबसे पहले तो टर्की ने क्या किया है कि पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री इस्टेब्लिश की है। वहाँ पर वो डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करके उन डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके वो बेचता है। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टर्की के लिए आज की डेट में मिडल ईस्ट का ये कहना गलत नहीं होगा कि एक प्रकार का लॉन्च पैड बना हुआ है। और तो और इस लॉन्च पैड से सबसे पहला देश जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी है टर्की के इस खेल का, उसका बेसिकली नाम है सोमालिया।
अब आपके मन में एक सवाल ये उठेगा कि सोमालिया तो एक प्रकार का निकम्मा फेल्ड स्टेट है, तो इस पर्टिकुलर फेल्ड स्टेट के पीछे की क्या रणनीति हो सकती है? ध्यान दीजिए कि सोमालिया चाहे एक फेल्ड स्टेट हो, लेकिन सोमालिया की जो इंडियन ओशन में जोग्राफिकल लोकेशन है वो इतनी महत्वपूर्ण है कि यदि कोई भी देश सोमालिया के ऊपर किसी प्रकार का दबदबा अगर बनाए, जो टर्की आज की डेट में पूरी कोशिश कर रहा है, तो वो गल्फ ऑफ हॉर्मूज से लेकर इंडियन ओशन तक का जो पूरा ट्रेड रूट है, उस ट्रेड रूट को हॉर्न ऑफ अफ्रीका के इस देश में रहकर कंट्रोल करने की पावर पा सकता है। इसके साथ सबसे बड़ी बात अगर हम देखें तो आज की डेट में टर्की का एक नया दोस्त जो पिछले चंद सालों में उभरा है वो और कोई नहीं बल्कि मालदीव है। मालदीव को टर्की ने ये जो ड्रोन्स उसने TB2 ड्रोन्स बनाए, ये TB2 ड्रोन्स जो हैं अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, इसने भारी मात्रा में आज की डेट में मालदीव्स को भेजे हैं। और टर्की और चीन के रिश्ते इतने मजबूत हैं कि आज की डेट में चीन का दबदबा जो मालदीव्स में है, जिसकी वजह से मालदीव का राष्ट्रपति मुइज़ू जो है हरकतें कर रहा है भारत के खिलाफ, वो चीन की बैकिंग के बेसिस पे आज की डेट में भारत की नौसेना को और भारत की जो सेना की प्रेजेंस है वहाँ से उसको हटाकर टर्की की मिलिट्री प्रेजेंस को वहाँ पर एक स्थान देने के रणनीति के तहत चल रहा है। इसके साथ अगर आप सबसे बड़ी चीज़ देखें तो टर्की ने सिर्फ सोमालिया और मालदीव नहीं बल्कि हमारा जो सबसे बड़ा आर्क राइवल पाकिस्तान है उसके साथ भी अपने रिश्ते इतने मजबूत किए हैं कि पाकिस्तान की नौसेना के साथ टर्की आज की डेट में इस लेवल का कोलैबोरेशन करता है कि उनकी जॉइंट एक्सरसाइजेज अमन के नाम से चलती हैं। और तो और सबसे बड़ी बात ये भी है कि पाकिस्तान की जो नौसेना है उसको सेंसिटिव टेक्नोलॉजीज़ का जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र टर्की कर रहा है उससे पाकिस्तान की नौसेना की कैपेबिलिटी को वो बढ़ा रहा है। क्या आगे पाकिस्तान अपनी नौसेना के लिए कैपेबिलिटी बढ़ाकर भारत का जो मैरीटाइम फ्रंटियर है उस पे नया थ्रेट खोलने की कोशिश करेगा, खास के तब जब उसका कश्मीर में खेल दिन पर दिन ख़त्म होता जा रहा है? ये भारत के स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को एक लॉन्ग रन में चीज़ सोचने की आवश्यकता है। इसके साथ साथ अगर आप एक चीज़ और ऑब्ज़र्व करें तो अफ्रीका का एक देश जिबूती जो जहाँ पर उसका कैपिटल है उसको भी उसने अपना कैपिटल बनाकर बेस बनाकर वहाँ पर अपना नेवल प्रेजेंस बनाया है। अब सवाल सबसे महत्वपूर्ण उठता है कि टर्की का ये जो व्यवहार है जिसके तहत वो आज की डेट में भारत के आसपास के हर एक उस देश से नाता बना रहा है जिसके साथ भारत के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, वो ऐसा क्यों कर रहा है? टर्की इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट से क्या करना चाहता है? तो यहाँ पर दो ड्राइवर्स अगर हम देखें तो सबसे पहला ड्राइवर है रिवाइवल ऑफ ओटोमन एम्पायर। टर्की आज की डेट में अपने उस पुराने ड्रीम को भूल नहीं पाया है। 1923 में जब से ओटोमन एम्पायर टूटा था, जब से ओटोमन एम्पायर ख़त्म हुआ था, टर्की तब से बहुत कोशिश करता आया है और आज की डेट में ये कोशिश बहुत अग्रेसिव लेवल पर हो रही है कि किसी तरीके से ओटोमन एम्पायर को रिवाइव किया जाए। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि टर्की आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि सोमालिया को सपोर्ट क्यों कर रहा है जो कि एक फेल्ड स्टेट है। आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि टर्की सोमालिया को इसलिए सपोर्ट कर रहा है क्योंकि ओटोमन एम्पायर के समय जो ओटोमन सुल्तान हुआ करते थे वो पहली बात इंडियन ओशन में नेवल एक्सपेडिशंस भेजते थे, और तो और नेवल एक्सपेडिशन के सवाए ये जो ओटोमन्स उस समय थे ये सोमालिया के अंदर एक अदल सल्तनत होता था और इस अदल सल्तनत को सपोर्ट करने के लिए वो बहुत पैसा देते थे। सवाल उठता है कि भाई अदल सल्तनत जो कि सोमाली में था, सोमालिया लैंड में था, उसको सपोर्ट करने की क्या आवश्यकता थी ओटोमन एम्पायर के सुल्तानों को? आवश्यकता थी क्योंकि जो टर्की जो है उस समय ओटोमन एम्पायर का जो हिस्सा था उसको ये मालूम था कि सोमालिया के बगल में है इथोपिया, और इथोपिया एक ऐसी टेरिटरी थी जो उस समय क्रिश्चियंस के कंट्रोल में थी। तो उस समय ओटोमन एम्पायर जो है और उसके जो सुल्तान हुआ करते थे वो अदल सल्तनत सोमालिया के अंदर जो था उसके सुल्तानों को सपोर्ट इस रीज़न से करते थे ताकि वो एक क्रिश्चियनिटी को काउंटर कर पाएँ। आज की डेट में भी बहुत सारे अफ्रीका के अंदर ऐसे देश हैं जहाँ पर क्रिश्चियनिटी का दबदबा है, और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो टर्की का सपोर्ट जो सोमालिया को प्रेजेंट डे में है वो एक इस्लामिक आर्क बनाने की कोशिश है। दूसरी बात, टर्की आज की डेट में जब अपना ये पास्ट रिवाइवल करने की ओटोमन एम्पायर की कोशिश और मुहिम कर रहा है, इस प्रोसेस में वो अपने आप को इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर बनाने की कोशिश कर रहा है।
टर्की चाहता है कि उसकी पोजीशनिंग ऐसी हो कि वो इस्लामिक वर्ल्ड का एक लीडर बने। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टर्की खुद एक सुन्नी कंट्री है। सुन्नी कंट्री होने के नाते सुन्नियों का जो इस्लामिक वर्ल्ड में लीडर वो ऑलरेडी सऊदी अरेबिया है। अब आते हैं उस सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पूछा था कि टर्की आज की डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को बेस क्यों बना के रखा है और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का क्या इंटरेस्ट है टर्की के साथ इंगेज करने का। तो इंटरेस्ट ये है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आज की डेट में सऊदी अरेबिया का एक क्लोन स्टेट है। क्लोन स्टेट यानी कि वो एक ऐसा एग्जिस्टेंस है उसका कि जो सऊदी अरेबिया करेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स चुपचाप वही करेगा। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी ये बात जानता है कि वो सऊदी अरेबिया का नौकर नहीं है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स भी ये बात जानता है कि सऊदी अरेबिया को चेक में रखने के लिए उसको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है कि सऊदी अरेबिया को चेक में रखने के लिए एक सुन्नी कंट्री जो कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है वो ईरान जैसे शिया के साथ तो एंगेज नहीं करने वाला। तो आज की डेट में इस जियोपॉलिटिक्स को समझिए कि आज की डेट में एक सुन्नी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स टर्की के साथ एंगेज इस कारण से करता है ताकि इस एंगेजमेंट से वो सऊदी अरेबिया को एक इनडायरेक्ट मैसेज दे पाए कि देखिए, अगर आप अपने आप को आज की डेट में इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर कहते हैं तो एक प्रोस्पेक्टिव फ्यूचरिस्टिक इस्लामिक वर्ल्ड का लीडर जो टर्की है ना, हम उसके साथ एंगेज कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हमें नौकर बनाकर ट्रीट करें। तो कई बार इस प्रकार के लार्जर जियोपॉलिटिकल खेल चलते हैं देशों के बीच में, और इस चीज़ से एक्सप्लेनेशन समझ आती है कि टर्की और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एंगेजमेंट आज की डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का एक सऊदी अरेबिया को चेक में रखने की लार्जर स्ट्रैटेजी है। लेकिन एक चीज़ तय है, टर्की का पूरा जो आज की डेट में गेम प्लान है उसका ड्राइवर है कि टर्की ओटोमन एम्पायर का रिवाइवल चाहता है, सबसे बड़ी चीज़। दूसरा, वो एक पैन इस्लामिक आर्क बनाना चाहता है। और अब एक सवाल कई बार ये भी उठता है कि अगर वो एक ओटोमन एम्पायर का रिवाइवल से लेके पैन इस्लामिक आर्क बनाना भी चाहता है तो टर्की को ऐसी आवश्यकता क्या है एक पाकिस्तान जैसे घटिया और भूखे नंगे देश के साथ एंगेज करने की। खैर, पाकिस्तान के साथ एंगेज करके टर्की कुछ गेन तो करने नहीं वाला। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये याद रखिएगा कि चाहे उसका कोई गेन हो ना हो, लेकिन टर्की एक बात जानता है कि यदि हम पाकिस्तान से एंगेज करेंगे तो पाकिस्तान में रहकर अफ़गानिस्तान, ईरान पे नज़र रखना और सेंट्रल एशिया की गतिविधियों पे नज़र रखने की पॉसिबिलिटी जो है वो हमें केवल पाकिस्तान से मिलेगी। तो आज की डेट में उसका एंगेजमेंट जो पाकिस्तान से है वो बड़ा जियो स्ट्रैटेजिक है। और वो जियो स्ट्रैटेजिक इस पर्पज़ से है कि बिकॉज वहाँ पे रह के इट कैन कीप अ चेक अपॉन अफ़गानिस्तान, ईरान एंड ऑल्सो सेंट्रल एशिया। अब आज की डेट में इस सारे गेम को समझने के बाद आपको अब ये चीज़ क्लियर होगी कि टर्की इंडिया को इतना नेगेटिव क्यों देखता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, पहली चीज़, इंडिया आज की डेट में अपना प्रेजेंस सेंट्रल एशिया में बढ़ा रहा है। सेंट्रल एशिया एक ऐसी टेरिटरी है जहाँ टर्की अपना एंगेजमेंट बढ़ाना चाहता है, क्योंकि सेंट्रल एशिया में सारे मुसलमान देश हैं। उन मुस्लिम देशों के साथ एक पैन इस्लामिक आर्क को बनाने का प्रोजेक्ट तो टर्की ने उठा रखा है, और वहाँ पर सऊदी अरेबिया का कोई गेम नहीं है। तो सऊदी अरेबिया का गेम ना होना सेंट्रल एशिया में टर्की के लिए एक स्पेस क्रिएट करता है। और अगर इंडिया सऊदी अरेबिया के साथ एंगेज करता है और इंडिया अगर आज की डेट में सेंट्रल एशिया के साथ एंगेज करता है तो ये दोनों चीज़ों से खफा कौन होगा? टर्की होगा। दूसरी सबसे बड़ी बात, आज की डेट में टर्की इंडिया के मिडल ईस्ट के एंगेजमेंट से भी नाखुश है, क्योंकि आज की डेट में मिडल ईस्ट में जब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को टर्की ने अपना बेस बना रखा है तो इसी बेस के ऊपर सबसे बड़ा चेक कौन रख रहा है? वो है इंडिया। क्योंकि इंडिया आज की डेट में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से लेके, कतर से लेके और तो और सऊदी अरेबिया के साथ डीप रिश्ते रखता है। और सबसे बड़ी बात, इंडिया का रिश्ता तो इजराइल के साथ भी बड़ा डीप है। इजराइल एक ऐसा देश है जिसको टर्की बिल्कुल पसंद नहीं करता। तो जाहिर सी बात है कि इंडिया का प्रेजेंस मिडल ईस्ट में उन देशों के साथ जो देश टर्की पसंद नहीं करता है वो उसके लिए एक इरिटेंट है। तीसरी सबसे बड़ी बात कि अगर आप आज की डेट में देखें तो इंडिया का एंगेजमेंट यूरोपियन यूनियन से भी बढ़ रहा है, और यूरोपियन यूनियन टर्की के उस साइड पे है जहाँ पर टर्की को ये लगता है कि इंडिया का डीप प्रेजेंस यूरोपियन यूनियन के इलाके में मेरे पे नज़र रखने के लिए बना है। तो जाहिर सी बात है कि टर्की का व्यवहार इंडिया को लेके तो नेगेटिव ही होगा। और सबसे बड़ी चीज़, टर्की आज की डेट में इस व्यवहार को डिस्प्ले कैसे करता है? हाउ डज टर्की डिस्प्ले दिस बिहेवियर? तो टर्की ने सबसे पहले आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन, अनुच्छेद 370 के एब्रोगेशन को रिजेक्ट किया।
उसके ऊपर नेगेटिव टिप्पणी दी। दूसरी बात, उसने पाकिस्तान के साथ उसका सपोर्ट किया और पाकिस्तान के साथ वो आज भी गेम खेलता है। मैंने आपको बताया कि उनके नेवल एक्सरसाइजेज अमन से लेके सेंसिटिव नेवल टेक्नोलॉजीज़ का देने का गेम चल रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की फुल मेंबरशिप को अपोज करने वाला भी जो देश एक था वो टर्की है। भारत को आज की डेट में न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का एंट्रेंट ना बनने के पीछे भी टर्की का एक बहुत बड़ा रोल है। तो टर्की अपनी तरफ से जितने ब्रेक्स इंडिया के ग्लोबल एम्बिशन पे लगाने की कोशिश कर रहा है वो करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अब भारत वो पुराना भारत तो रहा नहीं। तो आज की डेट में भारत क्या कर रहा है टर्की के एम्बिशंस को काउंटर करने के लिए? तो भारत ने दो चीज़ें सीखी हैं। भारत को नंबर 1 ये पता है कि अगर टर्की मेरे ग्लोबल एम्बिशन पे ब्रेक लगाएगा तो मैं टर्की के ग्लोबल एम्बिशन पे ब्रेक लगाऊंगा। उसके लिए सबसे पहली बात, हमने सऊदी अरेबिया के साथ अपना रिलेशन बहुत डीपन करा है। सऊदी अरेबिया के साथ जितना इंडिया का रिलेशन डीपन होगा उतना ही ज़्यादा इरिटेशन आज की डेट में अगर किसी को होगी तो वो है टर्की। दूसरा सबसे बड़ी बात भूलिएगा मत कि ईरान के बाद अगर पूरे वर्ल्ड में कहीं पर सेकंड लार्जेस्ट शिया पॉपुलेशन कहीं रहती है तो वो भारत है। और भारत के रिश्ते ईरान के साथ हमेशा से संबंध अच्छे रहे हैं। तो आज की डेट में यदि मान लीजिए हम सऊदी अरेबिया जो सुन्नी मुस्लिम का लीडर है उससे रिलेशन अच्छे रखते हैं, उसके बाद जो शिया मुस्लिम का लीडर है ईरान, हम उससे रिलेशन अच्छे रखते हैं, तो हमारा एक पैन शिया सुन्नी एक्सिस बना हुआ है। और तो और मिडल ईस्ट में जो यहूदी लोग ज्यूज़ हैं इजराइल के, हमारा रिलेशन तो उनके साथ भी अच्छा है। यानी कि मिडल ईस्ट में तो पूरे के पूरे जियोपॉलिटिक्स को ब्रेक करने के लिए हमारा शिया सुन्नी ज्यू एक्सिस जो है इंडिया का, वो आज की डेट में टर्की को काउंटर करने के लिए बैठा है। और तो और हाल ही में इंडिया ने एक चीज़ और सीखी है कि भाई मिडल ईस्ट के साथ तो चलो रिश्ते हमारे बरकरार थे, हैं, रहेंगे। टर्की का इस एम्बिशन को काउंटर करने के लिए भारत ने दो चीज़ें और करी हैं। सबसे पहली बात, टर्की के उन देशों के साथ हमने अपने रिश्ते इम्प्रूव करने के और गहरे करने की कोशिश करी है जिनके रिश्ते टर्की के साथ अच्छे नहीं हैं। इसमें से 3 खास करके बड़े स्पेसिफिक देश हैं। पहला ग्रीस, दूसरा साइप्रस और तीसरा अर्मीनिया। भारत आज की डेट में ग्रीस, साइप्रस और अर्मीनिया, ये तीनों देश जिनके साथ टर्की के रिश्ते अच्छे नहीं हैं, भारत ने आज की डेट में अपने रिश्ते इन लोगों के साथ अच्छे करे हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, भारत आज की डेट में सऊदी अरेबिया, कतर से लेकर अपने रिश्ते बढ़ा रहा है। वहाँ पर ग्रीस, साइप्रस, अर्मीनिया से रिश्ते इम्प्रूव कर रहा है। और तो और हाल ही में जो इंडिया ने अभी यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करा है, इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद तो आप सोचिए कि टर्की की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि टर्की को अब समझ आ गया है कि भाई टर्की को कम्प्लीटली बाईपास करके भारत जो है मिडल ईस्ट को यूज़ करके यूरोपियन यूनियन और यूरोपियन संघ के साथ एंगेज कर कर अपने रिश्ते और डीपन करेगा इकोनॉमिकली। तो आप हर जगह से देखिए कि मिडल ईस्ट से लेके ग्रीस, साइप्रस, अर्मीनिया से लेके यूरोपियन यूनियन तक हमने टर्की को बीच में आइसोलेट कर कर उसको इकोनॉमिकली ब्लॉक ऑफ कर दिया है। और आखिर में एक पॉइंट बोलूँगा, भूलिएगा मत, कि भारत ने जब अभी सऊदी अरेबिया के साथ, इजराइल के साथ मिल के पिछले साल G20 में इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर जो बनाया, इस इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर को बनाने के बाद हमने ये चीज़ प्रूव कर दी कि मिडल ईस्ट में इजराइल जो है वो बेस बनेगा, जहाँ से हम मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर को निकालते हुए लेके जाएंगे और यूरोपियन यूनियन की मार्केट्स के साथ इंगेज करेंगे। तो आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर G20 में बनता है, उसके बाद भारत मिडल ईस्ट के साथ अपना इंगेजमेंट बढ़ाते हुए कतर के साथ वो जो पूरा नेवल इशू था, नेवल पर्सनल का, उसको रिजॉल्व करते हुए 3rd लेवल पर हाल ही में जाकर यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करता है। और अगर आप टर्की का रवैया देखें तो टर्की जब इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन इकोनॉमिक कॉरिडोर बना तो उससे इतना निराश हो गया कि उसने तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। टर्की ने तो ये स्टेटमेंट दे दिया कि कोई ऐसा मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर बिना टर्की के नहीं बन सकता। भाई बिना टर्की के तो बनेगा, जैसे सीपेक नहीं बनेगा उसी प्रकार से मिडल ईस्ट यूरोपियन यूनियन कॉरिडोर जो है बिना टर्की के ही बनेगा। तो आज की डेट में भारत की रणनीति टर्की को काउंटर करने की बिल्कुल स्पष्ट है। साइप्रस, ग्रीस, अर्मीनिया से एंगेज करो, मिडल ईस्ट में सऊदी अरेबिया, कतर से एंगेज करो, ईरान से रिश्ते मजबूत रखो, इजराइल अपने साथ है। और सबसे बड़ी बात, अफ्रीका के देश आज की डेट में सोमालिया जैसे अगर मान लीजिए टर्की के इस छोटे मोटे एम्बिशन में एंगेज करते भी हैं तो हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अफ्रीका के बाकी सारे देश हमारे साथ हैं। और जहाँ तक रही मालदीव्स की बात,
चंद दिनों की सरकार है, गिरेगी। एक चीज़ तय है कि इस पूरे गेम प्लान में टर्की अपने एम्बिशन को अचीव कर रहा है और भारत अपने नेशनल इंटरेस्ट को फॉरवर्ड करके देख रहा है। तो आई होप इस वीडियो के बाद आपको टर्की को लेके जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है और टर्की की खुद की जो फॉरेन पॉलिसी है, इन सारे चीज़ों के ऊपर और यहाँ पर जो लार्जर जियो पॉलिटिक्स चल रहा है टर्की की सेंट्रलिटी में, वो आई थिंक अब आपको पूरा क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।